सर ये तो मैं आपसे बातचीत करना आया हूँ, सवालात करना आया हूँ कि मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप 22-23 साल पहले छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे, तो अभी जो है कॉमर्स का जो बूथ है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको मतदान करने का जो बूथ है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपके ध्यान में है कि ऐसा पहले कभी हुआ था, ये पहली बार है? जहाँ तक मुझे याद है 89 से जब से चुनाव हो रहे हैं, आज से पहले कभी भी कॉमर्स फैकल्टी का बूथ कॉमर्स फैकल्टी के अलावा कहीं शिफ्ट किया हो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, इसके पीछे पक्का कोई ना कोई राजनीतिक दबाव है, उसके चलते कॉमर्स फैकल्टी को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। और यहाँ के जो छात्र हैं उनको वोट देने से कैसे रोका जाए, वो कैसे वंचित हो वोट देने से, ये एक षड्यंत्र के तहत पोलिंग कम हो और किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। आज से पहले इतने सालों में आज तक ये कभी नहीं हुआ है। अच्छा, और भी बहुत सारे सवालात आपसे करने हैं, तो सर क्या आप बाकी सवालात हम हमारे ऑफिस में करेंगे, आप जरूर कराइए। बिल्कुल सर। हेलो, हाय, जय शंकर सभी को। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आजकल हमारे जोधपुर में छात्र राजनीति जो है बहुत ज्यादा उफान पर है, और इसी के चलते हम आज मुलाकात करने आए हैं पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे गजेंद्र सिंह जी राठौड़ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सर, वैसे आप किसी परिचय के मोहताज अब है नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को जरूर दें। मैं गजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष 98-99 में, वर्तमान में पिछले 22 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में वकील के रूप में। और पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो परदादा, दादा, पिताजी, बड़े भाई, दोनों बहनों के हस्बैंड सभी फौज में हैं। मेरे अलावा मैं एकमात्र सिविलियन घर में हूँ। उसका भी ऐसा ही कोई कारण रह गया, नहीं तो शायद हो सकता है मैं भी फौज में होता। सर, आज आपने छात्र राजनीति को कितना बदलते देखा है? क्योंकि इन बदलते सालों में छात्र राजनीति बदली होगी, राजनीति करने का तरीका भी बदला होगा, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? पिछले लगभग 89 से 2022 तक छात्र राजनीति इस कदर बदली है। पहले छात्र नेता जमीन पर काम किया करते थे, छात्रों की समस्या हल किया करते थे, छात्रों का दुख दर्द आपस में बांटते थे। और पिछले कुछ वर्षों में नेता पोस्टर्स के द्वारा तैयार होते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले या नव वर्ष पर या दिवाली की बधाई, दिवाली का संदेश अगर किसी बोर्ड पे लग जाए, यूनिपोल पे लग जाए किसी छात्र नेता का, तो आप समझ लीजिए कि ये चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अब पोस्टर्स के जरिए नेता तैयार हो रहे हैं और पहले संघर्ष के जरिए, ये एक बहुत बड़ी जो बदलाव देखने को मिला है, बहुत बड़ा बदलाव ये है। और इसके अलावा भी पहले नेतागिरी वो किया करते थे जो लीडर्स, जो छात्र नेता यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में सक्रिय थे, जो विश्वविद्यालय में आना जाना किया करते थे, जो विश्वविद्यालय में क्लासेस अटेंड किया करते थे, या क्लासेस अटेंड नहीं भी करते थे तो 24 घंटे विश्वविद्यालय में रहते थे। और अभी जो नेता आ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, एकदम से कहते हैं ना, एकदम से अवतारित होते हैं और चुनाव लड़के निकल जाते हैं। आते सिर्फ मात्र इसलिए है क्योंकि उनकी जो एम्बिशंस हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि आगे की योजना के तहत वो यूनिवर्सिटी को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव है वो राजनीति करने के लिए इसमें आते हैं। यहाँ से राजनीति करके वहाँ जाने की नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये स्टेपिंग स्टोन है, यहाँ पे आने के बाद में एक हमारी जो पहचान है वो बढ़ेगी और हम हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई चुनाव लड़ने कुछ बन जाए। सर, जैसे कि आपने छात्र राजनीति की बात चल रही है, तो यही क्वेश्चन करना चाहूँगा राजनीति को लेकर
कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि युवा नेता जो है बहुत भारी तादाद में जब राजनीति शुरू होती है तो देखने को मिल जाते हैं। तो आप युवाओं का भविष्य किस प्रकार से देखते हैं इस राजनीति में? एक्चुअली छात्र राजनीति को वैसे देखा जाए तो छात्र राजनीति राजनीति है ही नहीं। पर क्योंकि हम इस वातावरण में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं जहाँ आजकल घर से लेके छोटी छोटी जगह, घर की बात कर दो, स्कूल कर दो, विश्वविद्यालय कर दो, या कोई संगठन है, कोई आपका नौकरी की जगह है, सब जगह राजनीति का जो ऐसा एक वायुमंडल बन गया है, ऐसी कहते हैं हर जगह राजनीति चल रही है। तो उसको देखते हुए जो बच्चा सीखता है, जो छात्र यही सीखता है कि कैसे ही करके मुझे मेरे उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उसके लिए चाहे मैं कैसे भी समझौते कर लूँ, उस पद पे पहुंचने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊं। तो इसमें जो राजनीति, छात्र राजनीति के जो मायने हैं वो बिल्कुल गौण हो गए। पहला, जहाँ आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ, तो मैं छात्र राजनीति बड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी। हाँ, क्योंकि छात्र उग्र होते हैं, समझ कम होती थी, मारपीट, झगड़े, दंगे ये तो होते थे, पर ये कूटनीति, ये छिछोरापन, जो हमने ये वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य जो पार्टियों द्वारा बनाया गया है, उससे पता नहीं छात्र इतने ज़्यादा क्यों प्रभावित हैं। और ये जो कुचक्र राजनीतिक दलों के द्वारा समाज में जो फैलता जा रहा है, उससे ये छात्र नेता प्रभावित हो गए। अगर राजनीति करते हैं तो बहुत गलत है। सर, जैसे कि आपने बताया कि घर में जो सभी सदस्य हैं वो फौज में हैं, तो जब आपने राजनीति में आने का फैसला लिया तो घर वालों की क्या राय रही उस वक्त, या घर वालों का क्या फैसला था उस वक्त? हाँ, ऐसा है कि सारे फौज में हैं, और मैं भी 98-99 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था। जब भी मैं एसएसबी दे के आया था, एक बार इलाहाबाद गया था, उसके बाद मैं भोपाल गया, तो दोनों ही एसएसबी में कोई कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया था। उसका कारण मेरी थोड़ी सी कोई कान में कोई प्रॉब्लम होने के कारण मैं फौज में नहीं जा सका। हाँ, मैं अगर फौज में होता तो शायद अभी जो कर रहा हूँ इससे बहुत बेहतर कर सकता। उसका कारण है कि फौज में स्पष्ट बोलना अपराध नहीं है। राजनीति में, जो वर्तमान राजनीति में स्पष्ट बोलना बहुत बड़ा अपराध है। सवाल जवाब आप अपने संगठन में किसी से कर नहीं सकते। जैसे ही आपने अगर सवाल जवाब शुरू कर दिए तो आप बागी विद्रोही के रूप में देखे जाओगे। और पिछले कुछ वर्षों में एक चापलूसी, चमचागिरी, आप किसी को जानते नहीं है, कोई पात्र है या नहीं है, तो भी आप उसके पैर छू रहे हैं। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए कोई बड़ा नेता आ गया, आप एकदम झुक गए पैरों के हाथ। मैंने ऐसे बहुत से यहाँ पे जोधपुर में नेता देखे हैं जो आज अपने चरम पे सिर्फ इस चापलूसी के चक्कर में, कहते हैं ना, राजनीति का वो मजा ले रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। और आज भी मैं देखता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, अरे भाई, तुम पैरों के जिसके हाथ लगा रहे हो उसको जानते हो क्या? या ये पात्र है पैरों के हाथ लगाने जैसा है ये आदमी? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि भेड़ चाल है, सब लगा रहे तो हमने भी लगा दिए। मेरा निवेदन है इन लोगों से, अगर आप में योग्यता होगी, या अगर नहीं भी होगी या किस्मत में लिखा होगा, तो आपको आपका जो भी राजनीतिक मुकाम आप लोग सोचते हैं वो ज़रूर मिलेगा। पर मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप ये चापलूसी और ये चमचागिरी और ये चाटुकारिता छोड़े
और वाकई में अगर जनहित का काम कर सकते हैं बिना राजनीति किए हुए, सभी संगठनों को, सभी दलों को, सभी समुदाय को साथ में लेके, सभी जाति विशेष के लोगों को साथ में लेके कर सकते हैं तो वो कीजिए। जब पब्लिक अगर सोच लेगी कि आपको कहीं पे बैठाना है, किसी मंच पर मंचासीन करना है, तो वो कर देगी। और छोड़ो इन चापलूस तरीकों को और कुछ अच्छा करो पब्लिक के लिए। मेरा अभी के वर्तमान छात्र नेताओं से ये निवेदन है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो नेता चमचागिरी कर रहे हैं उनको भी यही कहना है कि आपको ये सब बंद करके अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। काम पर अगर आप फोकस रहेंगे, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं वर्तमान राजनीति में जो एकदम से आज आगे आए हैं और वो सिर्फ काम के बल पर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी ये रेलवे मिनिस्टर ने कहीं किसी को पैरों के हाथ लगाया होगा, या फॉर एग्जांपल निर्मला सीतारमन है, या और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, चमचागिरी करी, पर वो आज अपने मुकाम पर हैं। तो उनका कुछ उसको एज अ एग्जाम्पल लो आप और आगे बढ़ो। सर जैसे कि हम जानते हैं कि आज जोधपुर में इतनी जनता है, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया उमेश सागर को बचाने का, तो आपके मन में इसका ख्याल कैसे आया? उमेश सागर को बचाने के पीछे सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी जब ये क्लोजर चल रहा था और जोधपुर जिस तरीके से पानी की समस्या से गुजर रहा था, और हमारे पास में वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेट प्रोविजंस होने के बावजूद भी हम जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, और हम त्रैमाम शुरू कर दिया। अगर इसको जब बनाया गया था महाराजा उमेश सिंह जी के द्वारा, तो इसीलिए बनाया था, ये बहुत बड़ा रिजर्वायर था, यहाँ पे पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। और इससे जोधपुर को लगभग उस जमाने में 97 तक लगभग 3 से 4 लाख लोग यहाँ से पानी पिया करते थे। और सरकार की उदासीनता के चलते यहाँ पे धीरे धीरे अतिक्रमण हुए, यहाँ पक्के मकान बन गए, कैशमेंट एरिया पे कब्जे हो गए, पानी आना बंद हो गया। और ये बात मुझे अच्छी तरह याद है, हमने 5 जून से इस अभियान को शुरू किया था, और अभियान को शुरू करने के तुरंत बाद इसका म्यूटेशन भी भराया गया, पीएचडी को ज़मीन सौंप दी गई, पीएचडी ने अब धीरे धीरे उस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। और ईश्वर ने, भगवान ने भी हमारा साथ दिया। इस बार वर्षा बहुत अच्छी हुई और उसके कारण ये पानी भी भर गया उसमें, और आज उसकी देखभाल पीएचडी अच्छी तरह कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो अतिक्रमी हैं उनको भी नोटिस देके ये लोग बेदखली करने का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग वापस एक बार सरकार से, और सरकार के जो कारिंदे हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, या कलेक्टर साहब हैं, इन सब से आग्रह करेंगे कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। सर मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि अक्सर हमने देखा भी और हमने सुना भी है कि आपकी जो छवि है वो एक दबंग नेता के रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप कोई गलत है तो आप उसे गलत ही कहेंगे, सही है तो सही कहेंगे, क्योंकि आजकल के जो नेता है, जैसा आपने बताया कि चापलूसी करके ऊपर आने वाले होते हैं, लेकिन आप गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। ऐसे दबंग नेता के रूप में आप हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो स्वभाव है मेरा, और कारण हो सकता है कि मैंने मेरे परिवार में ऐसा देखा। मैंने मेरे पिताजी को इसी रूप में देखा। जब फौज में उन्होंने नौकरी की तो भी हालांकि खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, अफसरों की चमचागिरी नहीं की कभी उन्होंने, तो जो प्रमोशंस जो मिलने चाहिए थे वक्त पे वो उनको मिले नहीं। पर अपने अधिकारों के लिए या किसी के दूसरों के अधिकारों के लिए दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर आप खड़े होते हैं और उसके लिए लड़ते हैं, और उस लड़ाई में अगर प्रशासन या पुलिस या सरकारी तंत्र, राजनेता आपको दबाने की सोचते हैं, तो दिखती बात है ऐसे लोगों से आपको लड़ना चाहिए अगर आप सही हैं तो। और आदमी जब सही होता है जब ही लड़ सकता है, गलत आदमी तो वैसे भी खड़ा ही नहीं रहता किसी के सामने। तो मेरा शुरू से रहा है। मुझे याद है कई बार वाइस चांसलर साहब कहते थे कि ऐसा नहीं होगा, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं क्यों साहब अभी करोगे या बाद में करोगे, करना तो आपको ही है।
बोले नहीं मैं तो करूँगा ही नहीं। मैं कहा आप नहीं करोगे, हमें कराना आता, और मैं फिर वो काम करवा के ही मानता था, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मांगों को लेके उनके पास गया और जो जायज़ मांगे थी उनके लिए लड़ा मैं। और रही बात कहीं अन्याय होता है और मैं निकल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो दिखती बात है मैं हमेशा उसमें कूद जाता था, चाहे उसमें मेरे को नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो। किसी कमज़ोर आदमी के लिए खड़ा होना है तो होना है। और इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करो तो ये जो नेता, वर्तमान के जो नेता है, किसी पद पे पहुंच जाते हैं तो पार्टी को एक जेबी संस्था की तरह ही उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, ऐसे जो नेता हैं उनके खिलाफ हमेशा मैं मुखर रहा हूँ, और मुझे लगा है क्योंकि संगठन किसी 4 आदमी 5 आदमी का नहीं हो सकता। इतना बड़ा संगठन है, इसको चलाने वाले ठीक है पदाधिकारी होते हैं संगठन के, और पदाधिकारी हर 3 साल में बदलते हैं। अगर पदाधिकारी ये सोचे कि पार्टी उन्हीं की है और उन्हीं के पापा की है, उन्हीं के पिताजी की है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पार्टी एक समूह है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ समूह है, और जो सब उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं, उनका संगठन है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा आगे भी। तो इसको अगर कोई दबंगता मानता तो ये रहेगी, और मैं ऐसे ही क्योंकि मेरे से ये सब जो वर्तमान के राजनेता करते हैं वो सब मेरे से हो नहीं सकता, और ना मैं करना चाहता हूँ। जैसा हूँ मैं वैसे खुश हूँ। सर मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि जब आप आज से 22-23 साल पहले जब अध्यक्ष बने, तब आपके द्वारा किए गए कार्य के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे अगर हम आज के वर्तमान अध्यक्षों को देखते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके द्वारा करवा दिया जाता है। और सर आपका जब कार्यकाल था तो आपके द्वारा किए गए कार्य? मैं 98-99 का कार्यकाल था। उस वक्त हमने किताब का पब्लिकेशन करवाया था, किताब को छपवाया था। उस वक्त परिसर 99 करके एक बहुत बड़ा हमने कल्चरल प्रोग्राम भी करवाया था, जहाँ सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी लिया था, छात्रों ने भी लिया था, केनॉल की बच्चियों ने भी लिया था, और इस तरीके से सब अच्छा कार्यक्रम था। उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा जो विशेष रूप से बच्चों के कहने के, मतलब मेरे साथियों के कहने से, स्टूडेंट्स के कहने पे जो मैंने करवाया। 99 से पहले यहाँ पर एमएससी होम साइंस नहीं हुआ करती थी, और जो होम साइंस की छात्राएं थी वो एमएससी करने के लिए जोधपुर से बाहर जाना पड़ता था। तो जो एमएससी फाइनल ईयर की जो लड़कियां थी, उन्होंने मुझे, जो छात्राएं थी, उन्होंने मुझे कहा, बीएससी की जो छात्राएं थी उन्होंने हमें कहा कि यहाँ एमएससी नहीं है, अगर आप एमएससी चालू करवा दे तो ये जो बच्चियाँ बाहर जाती है पढ़ने के लिए, इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा यहीं। तो उस वक्त तो एक एमएससी जो आज जोधपुर में चल रही है, होम साइंस, मेरे कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा तो सिर्फ उनसे निवेदन था और उन्होंने किया। इसके लिए मैं उस वक्त भी आभारी था और आज भी हूँ। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आर्किटेक्चरल जो विंग चल रही है, वो भी मेरे कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। उससे पहले आर्किटेक्चरल भी यहाँ नहीं था। तो ये 2 विशेष चीज़ें, जो 2 डिपार्टमेंट कह सकते हैं आपको, उस वक्त शुरू हुए थे, जो आज भी चल रहे हैं। और इसके अलावा तो कई मुद्दे हैं जो छात्रों को लेके, छोटे मोटे। हाँ, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। उस वक्त ये सारी एप्लीकेशन, जो संचार जो है, संचार माध्यम बड़ा कमज़ोर था हमारा छात्रों का, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं थे। पर अगर कोई 98-99 की अखबार निकाल के देखे तो शायद ऐसा एक आध दिन ऐसा होगा जिसमें मैं नहीं छपाऊंगा। और कई बार तो ऐसा रहा है कि अखबारों ने मुझे पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर करने की कोशिश की है, मुख्य पृष्ठ पर ये वो। जैसा कि लोगों ने कहा ना कि आप बड़े, जैसा अभी आपने कहा कि आप बहुत दबंग हुआ करते थे, कुछ तो मैं दबंग था ही, और कुछ मुझे अखबारों ने दबंग बना दिया। मैं ऐसा कहना चाहूँगा आपसे।
सर मैं सवाल आगे बढ़ाता हूँ और एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि आपने इतने साल छात्र राजनीति में रहे हैं, फिर आप बहुत सारे नेताओं से मिले होंगे और सर फिर आप हमारे मेहमान बनते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मैं अपने मन की बात बड़ी ईमानदारी से कह सकूं, ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे आपने दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभारी हूं। क्योंकि ज़्यादातर हमेशा ऐसा होता है कि आप ये बात बोलिए, ये मत बोलिए, इससे वो नाराज़ हो जाएगा, इससे वो खुश हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की कि आज मैंने मेरे मन की बात और मेरा जो दिल कहता है वो आपके माध्यम से मैंने जनता के बीच में पहुंचाई। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। सर मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जैसे आपने बताया कि उस वक्त जब प्रमोशन करने का जो जरिया है, लाइक अभी तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके जरिए हम प्रमोशन अपना जो आज के छात्र नेता है वो कर सकते हैं। लेकिन आज से 22-23 साल पहले की बात करें तो इतना कुछ डेवलप था ही नहीं, तो आप उस वक्त कैसे प्रमोशन किया करते थे? आपने बहुत अच्छी बात की। आजकल तो सेल्फ प्रमोशन का ज़माना है। मैं अपने आप को ही प्रमोट करता हूँ आजकल बैठा बैठा फेसबुक पे। उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं। आजकल जितने भी नेता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो या छात्र नेता, सेल्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं और कर रहे हैं, और एजेंसीज उनके द्वारा करवा रहे हैं। पर वो वक्त, उस वक्त कोई किसी को प्रमोट नहीं करता था। आपका मात्र और मात्र प्रमोशन का कारण आपका काम बोलता था। अगर आप ज़मीन पे काम करोगे तो पब्लिक आपको प्रमोट करेगी। अगर आपको पब्लिक ने प्रमोट नहीं किया और इस लायक नहीं समझा तो आपका डिमोशन हो जाएगा, इसका पता ही नहीं चलता था। तो उसके लिए उस वक्त काम जो करता था वो प्रमोट होता था, और जो नहीं करता था उसका तो डिमोशन तय है। सर मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ और हमारा आखिरी सवाल ये रहता है कि जो हमारी जनता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं। सर आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, आप किसी भी संगठन से हो, आप किसी भी विचारधारा को फॉलो करें, आप उस विचारधारा को बड़ी ईमानदारी से फॉलो करें और आप अपने प्रति ईमानदार रहें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपके किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म करना छोड़ दें, हाँ, पर ओछी राजनीति, ओछे हथकंडे, शॉर्टकट के जरिए कहीं पहुंचना, आप इन सब से दूर रहे। ऐसा ही मेरे आप लोगों से निवेदन है। अगर आप इससे दूर रहेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% कह सकता हूँ जो आपका विकास होगा वो बड़ा पॉजिटिव तरीके से होगा। अगर आपने शॉर्टकट अपनाए तो जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, बड़े टेम्पररी सा होगा, अल्पकालीन होगा, और कब होगा और कब ख़त्म हो जाएगा उसका पता नहीं। अगर आपको एक लाइफ में सस्टेन्ड लाइफ जीनी है और एक ही उसमें जीना है तो आपको बड़े ठोस काम करने पड़ेंगे, और वो काम आपकी पहचान बनेंगी और उसी से आपको नाम मिलेगा। तो मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ भी रहें मजबूत रहें, तटस्थ रहें, अपने इरादों पर रहें, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।